यस हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। और मैं आज आपके पास जो लेकर के आया हूँ वो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और चैप्टर के एंड में जो आपको बताने जा रहा हूँ आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है और ज़्यादातर एग्जाम्स में वो पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो उसको ध्यान से सुनिएगा बच्चों। तो देख लीजिए, सबसे पहले जो आपके सामने है वो क्या है, स्मॉलेस्ट सेलुलर ऑर्गेनेल। ठीक है, तो अगर आपसे कोई भी पूछता है, ये आपके फ्रेंड्स हो या आपके पेरेंट्स हो या फिर आपके टीचर्स हो, तो अगर आपसे ये पूछेंगे भाई सेल का सबसे छोटा स्ट्रक्ट ऑर्गेनल कौन सा है, यानी कि सेल के अंदर सबसे छोटा ऑर्गेनल कौन सा है, तो आप क्या नाम लोगे बेटा? आप लोगे राइबोसोम। ठीक है ना, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि राइबोसोम्स क्या होते हैं, दानेदार होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। और इनका काम क्या होता है राइबोसोम्स का? प्रोटीन सिंथेसिस करना, यानी कि प्रोटीन को बनाना किसके अंदर? सेल के अंदर। तो ऑब्वियस सी बात है ये बहुत ही छोटे होते हैं, साइटोप्लाज्म में होते हैं। और साथ ही साथ में एक चीज और बता दूं, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस होता है वो राइबोसोम्स को फॉर्म करता है, बनाता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक, ये पहला पॉइंट आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज लार्जेस्ट सेलुलर ऑर्गेनेल। यहां पर हम जो बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं? प्लांट की बात कर रहे हैं। तो प्लांट्स के अंदर सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल कौन सा है? क्योंकि सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं वही सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। तो प्लांट्स के अंदर सबसे बड़ा कौन सा है बेटा? वो है प्लास्टिड। ठीक, अब ये पॉइंट समझ लो कि प्लास्टिड क्यों कंसिडर करा गया लार्जेस्ट, क्यों? क्योंकि इसका काम होता है स्टोरेज का। ये सब मैं ऑलरेडी जब आपको ये सब सेल ऑर्गेनल्स बता रहा था, समझा रहा था इंडिविजुअली अलग अलग करके, तो सारी चीजें मैंने तभी आपको समझा दी। लेकिन ये एक समझ लो एक तरह से निचोड़ है आपके सामने चैप्टर का। ठीक है, ज्यादातर सेल ऑर्गेनल्स का। ठीक, तो प्लांट के अंदर प्लास्टिड जो है सबसे बड़े होते हैं, क्योंकि प्लास्टिड्स में अगर आप देखें तो ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो प्लास्टिड जो है सेल ऑर्गेनल्स वो प्लांट्स के अंदर सबसे बड़े सेल ऑर्गेनल्स के तौर पर जाने जाते हैं। अच्छा, एनिमल की अगर हम बात कर ले तो हमारे अंदर क्या है सबसे बड़े सेल ऑर्गेनल्स? वो है माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ, अब ये डिफरेंस सुनिए क्या है। देखिए, आपको पता है ये मैं डिफरेंस बताने जा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कि जो प्लांट है क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, तो इसलिए उनके अंदर जो प्लास्टिड है, कौन सा? क्लोरोप्लास्ट, वो तो फोटोसिंथेसिस कर रहा है। लेकिन फोटोसिंथेसिस से जो फूड बन रहा है वो भी प्लांट्स में कहा स्टोर होगा जाकर के? ल्यूकोप्लास्ट के अंदर होगा। ठीक, तो ये भी आपको याद रखना है कि इसलिए प्लास्टिड्स प्लांट्स के अंदर बड़े होते हैं, ये इनका मेन फंक्शन हो गया। जबकि एनिमल्स के अंदर अगर हम देखें, हमारे अंदर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब क्यों बड़े होते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी प्लांट्स की तरह फिक्स नहीं है, हमें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इसलिए हमारे अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो प्लांट्स के कंपैरिजन में ज्यादा प्रोमिनेंट, यानी कि ज्यादा बड़ा देखा गया है। क्यों? जितना ज्यादा बड़ा होगा स्ट्रक्चर में हमारे अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट्स के कंपैरिजन में, उतनी ज्यादा हमारी हर एक बॉडी सेल्स को क्या मिलेंगी? एनर्जी, क्योंकि हमें उनसे कहीं ज्यादा फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं। हमें लोकोमोशन करना है, मूवमेंट करना है, ग्रो करना है, रिप्रोडक्शन करना है। ठीक है, जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हमारे अंदर हैं वो प्लांट्स के कंपैरिजन में ज्यादा क्या है भाई? जाहिर सी बात है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमें उनसे कहीं ज्यादा परफॉर्म करना है, इसलिए हमारे अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रोमिनेंट रहेगा। ठीक है ना। अच्छा, फिर आते हैं नेक्स्ट, लार्जेस्ट सेलुलर स्ट्रक्चर क्या है? डेट इज न्यूक्लियस। ये सब आपको पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, ये सब चीजें याद रखिएगा बच्चों। न्यूक्लियस को हमने लार्जेस्ट सेलुलर स्ट्रक्चर, यानी कि सेल की सबसे बड़ी संरचना क्या है वो बताया हमने यहां पर, न्यूक्लियस। अब यहां पर समझ लो क्या है। देखो, यहां पर जो पॉइंट समझाने वाली बात है वो ये कि सेल्स के अंदर न्यूक्लियस को कंसिडर करा जाता है कंट्रोल सेंटर। ठीक है ना, मतलब जो न्यूक्लियस है वो क्या है? एक तरह से मैंने बताया था आपको कि भाई कहीं ना कहीं वो क्या करता है भाई? सेलुलर एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है एज ए कंट्रोलर, एज ए डायरेक्टर। ठीक, तो इसलिए इनका अपने आप में ही बहुत ही महत्वपूर्ण रोल हो जाती है, भूमिका हो जाती है। ठीक, तो इसलिए हम न्यूक्लियस को ही कंसिडर करते हैं क्या? लार्जेस्ट सेलुलर स्ट्रक्चर के तौर पर। लेकिन कुछ सेल्स के अंदर, मतलब ज्यादातर जितने भी आपके सेल्स हैं सबके अंदर लार्जेस्ट क्या है? न्यूक्लियस। लेकिन प्लांट्स के अंदर अगर हम देखें तो न्यूक्लियस को तब भी हम क्या कंसिडर करते हैं, लेकिन वहां पर वैक्यूल्स आ जाते हैं। और वैक्यूल्स को आपको मैंने बताया कि 7 मतलब लगभग 80 से 90% जो सेल का हिस्सा है वैक्यूल्स कवर करता है। ठीक है, क्योंकि उसमें स्टोरेज वगैरह भी देखने को आपको मिलता है। ये बात भी आपको समझ में आनी चाहिए
लेकिन तब भी हम क्या बोलते हैं कि ज्यादातर जितने भी सेल्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं सबके अंदर न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, केंद्रक यानी कि सेंटर या कंट्रोल हाउस ऑफ द सेल। ठीक, तो ये पॉइंट आप समझ लो। उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा कि लार्जेस्ट सेलुलर स्ट्रक्चर क्या है, न्यूक्लियस, हर एक ज्यादातर सेल्स के अंदर। ठीक है, अब ये पॉइंट आपको मैंने चैप्टर के अंदर कहीं नहीं बताया था, क्योंकि चैप्टर चल रहा था सेल, और सेल के अंदर मुझे लगा नहीं कि मैं आपको वायरस के बारे में ज्यादा कुछ बताऊं। हाँ, अगर आगे चैप्टर में कोई इन्फेक्शन या डिजीज की बात आएगी तब मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल एक छोटा सा यहाँ पर मैंने पॉइंट लिखा हुआ है कि वायरसेस आर ए सेलुलर मॉलिक्यूलर ऑर्गेनिजम्स। तो वायरस होते क्या हैं, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे आप बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोन्स, इन सब का नाम सुनते हैं। ठीक है, ईल्स हो गए, ईस्ट वगैरह हो गए। ठीक है, तो यहां पर जो वायरस है ये सेल नहीं है, इसलिए यहां पर पॉइंट आया, लिखा हुआ है मैंने ए सेलुलर। ए सेलुलर का मतलब हो गया विदाउट सेल। तो ये एक ऐसी एंटिटी है जो बिना सेल की है। किस फॉर्म में है, मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर है, यानी कि मॉलिक्यूल्स की तरीके से इनको माना गया। एक्चुअली प्रोटीन्स क्या है, मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये जो है एक्चुअली जो इनका जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए और आरएनए, वो कैप्सिड जो प्रोटीन बॉडी होती है उसके अंदर पाया जाता है। तो इसलिए हमने उसको मॉलिक्यूलर कंसिडर कर लिया कि मतलब वो मॉलिक्यूल है। ठीक है ना, मतलब अणु है, अणु, इस तरह से आप समझ लीजिए हिंदी में। अब होता क्या है कि हम किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर जब वो जाते हैं तब तो लिविंग होते हैं, अदरवाइज आउटसाइड द लिविंग बॉडी दे आर टोटली डेड। यानी कि ये आपको पॉइंट याद रखना है कि वायरसेस जो है, जो वायरस आपकी बॉडी के अंदर किसी हॉस्ट बॉडी के अंदर जब जाएगा तो वो लिविंग होगा, तब वो सारी चीजें करेगा, तब वो अपने ग्रोथ, रिप्रोडक्शन वगैरह हर चीज शो करेगा। लेकिन बिफोर दैट, यानी बिफोर एंटरिंग एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे आर टोटली डेड। ठीक है, वो पूरी तरह से मृत माने गए हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं वायरस के लिए, इतने ही। अब आ जाइए नेक्स्ट, जो मैंने यहां पर लिखा है ये आपके रिमेम्बरेंस के लिए, मतलब एक तरह से आपको रिमाइंड करा रहा हूं कि आपने इस चैप्टर के अंदर ये सेल ऑर्गेनल्स पढ़ा। ज्यादातर सवाल पूछ लिया जाता है कि भाई सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं सेल ऑर्गेनल्स के, नाम बताओ। तो वो सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर सेल ऑर्गेनल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल, ये चारों जो आप सेल ऑर्गेनल्स देख रहे हैं सिंगल मेम्ब्रेन की बनी हुई है। एक लेयर चारों तरफ इसको सराउंड करती है, किसको, सेल ऑर्गेनल्स को। फिर उसके बाद डबल मेम्ब्रेनस की बात करें, मैंने कल आपको न्यूक्लियस के बारे में बताया था, उससे पहले प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा दिया। तो उसमें क्या होता है, डबल मेम्ब्रेनस, यानी दो लेयर होती हैं। दो लेयर के अंदर बाकी का जो मटेरियल होता है सब उसके अंदर कंजर्व होता है, यानी कि सारा मटेरियल जो होगा, जैसे न्यूक्लियस के अंदर कल मैंने आपको बताया था न्यूक्लियोप्लाज्म भी है, ठीक है, न्यूक्लियोलस भी है, और क्रोमेटिन थ्रेड्स भी हैं। तो ये सब उसके अंदर है, किसके अंदर, डबल मेम्ब्रेन के अंदर। तो वो डबल मेम्ब्रेन का नाम मैंने बताया था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो आप इससे समझ जाओ कि ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स और न्यूक्लियस। अच्छा, अब आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपसे सवाल कर लिया जाएगा कि भाई ये बताओ राइबोसोम में कितनी लेयर होती है, तो आप क्या बताओगे, इट हैज नो मेम्ब्रेन, इट हैज नो लेयर। ठीक है, मतलब आप मेम्ब्रेन लेस कहोगे। ठीक है, मतलब उनके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन होता है, ये जस्ट लाइक एक तरह से क्या है, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में पाए जाते हैं, ये आप समझ लो। ठीक है, तो राइबोसोम्स जो है ये आपके क्या है, प्रोटीन को बनाने में, उनके सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। और सेंट्रोसोम्स जो हैं वो भी मैं आपको बता चुका हूं, सेल डिवीजन के अंदर इनका सबसे महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई जाती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और सेंट्रोसोम जो है बेटा, ये प्लांट सेल के अंदर एब्सेंट होता है, लेकिन एनिमल के अंदर, एनिमल सेल के अंदर ये प्रेजेंट होता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। सेल डिवीजन कल आपको बता चुका हूं। अच्छा, फिर आ जाइए लास्ट में, कनेक्टिंग लेयर बिटवीन टू एडजेसेंट प्लांट सेल्स इज नोन एज मिडिल लैमेला। ये लास्ट वाला पॉइंट भी आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज मिडिल लैमेला। ठीक है, तो आप क्या बताओगे कि दो प्लांट सेल्स को जोड़ने के लिए, यानी कि अपोजिट में दो सेल्स आपके जो प्लांट सेल्स हैं उनको एक तरह से क्या करना है, क्या करना है बेटा, उसको आपस में कनेक्ट करना है। तो उसके लिए क्या, कौन सी मेम्ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है, मिडिल लैमेला। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और अब बॉक्स की बात कर लेते हैं, तो ये पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टोनोप्लास्ट के बारे में बताया जा रहा है।
यहाँ ये पूछा गया है कि जो वैक्यूल है, वैक्यूल आपका क्या है, सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल। तो जो उसके ऊपर जो लेयर है उस लेयर को क्या बोलते हैं, तो उसको बोला जाता है टोनोप्लास्ट। ये नाम आपको याद रखना है। देखो 9th के हिसाब से मैं बहुत ज्यादा मतलब नहीं बता रहा हूं, मैं अभी भी बार बार आपसे कह रहा हूं 11th क्लास में जब मैं डिटेलिंग करूंगा तो आपको और ज्यादा मिलेगा, लेकिन 9th के बच्चों आपके लिए यही सफिशियंट है। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लें कि आपको समझ में आया होगा जो मैंने पॉइंट समझाया। लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में अपनी सजेशंस दें और क्वेरीज भी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।